गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एमए फाइनल का मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर को पढ़ाते हुए पहला चैप्टर जो मैंने शुरू किया है वह है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पे जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको व्यवहारवादी राजनीतिक क्रांति की उत्पत्ति के कारण, उसके अर्थ व उद्देश्यों के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में अपने व्यवहारवाद वाले उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए व्यवहारवाद को आगे बढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताया ही नहीं, वरन इसको एक बौद्धिक आधारशिला बताया है जिसके आधार पर व्यवहारवाद का सारा आंदोलन चला। व्यवहारवाद के जो मूल सिद्धांत थे वह डेविड ईस्टन के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए हैं। तो जो व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत थे उसमें पहला है नियमितताएं यानी रेगुलरिटीज। ईस्टन की मान्यता है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार यूं ही उटपटांग ढंग से नहीं होता, इसमें नियमितताएं होती है। यानी राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है जो बार बार उभर कर सामने आती है। वास्तव में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार सामान्यतया एक सी स्थिति में एक सा ही होता है। अतः ऐसे नियमित व्यवहार के आधार पर इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं अथवा सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है जिसके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है और उसके संबंध में मोटी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यद्यपि व्यक्ति के व्यवहार के अनेक नियामक होते हैं और उनका व्यवहार हमेशा ही एक समान नहीं होता, फिर भी व्यवहारवादी मानते हैं कि एक व्यक्ति का एक सी स्थिति में राजनीतिक व्यवहार बहुत कम बदलता है, वह अधिकांशतः एक सा ही रहता है। व्यक्ति के व्यवहार की यह नियमितता बहुत महत्व की होती है और इसके आधार पर व्याख्यात्मक और भविष्यवाणिता की क्षमता वाले सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो लक्षण है वह है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मापकों के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। स्वयं के अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण परखनीय होने चाहिए। उनका कहना है कि ज्ञान की ऐसी प्रस्तावनाओं पर आधारित होना चाहिए जिसके संबंध में आनुभविक परीक्षण किए जा चुके हों और जो हर बार प्रेक्षण के आधार पर जुटाए गए प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरे। तीसरा जो लक्षण है वह है तकनीक या प्रविधि, जिसे हम टेक्निक कहते हैं। व्यवहारवादी शोध सामग्री के संकलन करने और उनकी व्याख्या करने में सही ढंग की तकनीकों को बहुत महत्व देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक सामग्री जुटाई जा सके। सही तकनीक पर जोर देना व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। वह मानते हैं कि आनुभविक तथ्यों का हर स्थिति में हर विधि से संकलन नहीं हो सकता। इसके लिए सही विधि का प्रयोग नहीं किया गया हो तो जो तथ्य उपलब्ध होंगे वे विश्लेषण की दृष्टि से बेकार हो सकते हैं। अतः उनके अनुसार मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने और उनका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए परिशुद्ध और सही साधनों को अपनाना आवश्यक है। अगला जो लक्षण है वह परिमाणीकरण है। राजनीतिक व्यवहार बहुत पेचीदा होता है, उसका सुनिश्चित माप कठिन होता है, किंतु बिना नाप के गुणात्मक बातें ही नहीं, अन्य मात्रात्मक तथ्य भी काम के नहीं रहते। उनकी न व्याख्या हो सकती है, न ही उनको फिर परखा जा सकता है। अतः उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में सुनिश्चितता और स्पष्टता लाने के लिए उनका मापन आवश्यक है।
इससे आधार सामग्री में सुस्पष्टता आती है। नेक्स्ट जो है लक्षण वह है मूल्य यानी वैल्यू। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि नीति संबंधी मूल्यांकन आनुभविक विश्लेषण से बिल्कुल भिन्न है। उनके अनुसार मूल्य और तथ्यों दो अलग अलग चीज़ें हैं और विश्लेषण की दृष्टि से उनका अलग अलग महत्व है। अतः मूल्यों और तथ्यों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उनका कहना है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल का मूल्य निरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किया जाने के कारण नैतिकता से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। यह तो तथ्यों पर आधारित होते हैं और मूल्य मुक्त ही रहने चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवाद में मूल्यों को स्थान देने की बात नहीं आती है। नेक्स्ट है क्रमबद्धीकरण यानी सिस्टमाइजेशन। क्रमबद्धीकरण से या व्यवस्थीकरण से व्यवहारवादियों का तात्पर्य है कि शोध कार्य व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत से जोड़कर ही किया जाना चाहिए। सिद्धांतों के संदर्भ में अभाव में किया गया शोध कार्य निरर्थक होगा, क्योंकि ऐसी शोध अंततः उद्देश्यों से रहित होगी। उनकी मान्यता है कि यदि शोध सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकती है, और इसी तरह सिद्धांत आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। अगली जो विशेषता या लक्षण है वह है शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस। शुद्ध विज्ञान के लिए व्यवहारवादी शुद्ध अनुसंधान पर अत्यधिक बल देते हैं। वे वैज्ञानिक ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता से अपने शोध कार्य को संचालित नहीं करते। उनका मानना है कि किसी घटना को सैद्धांतिक दृष्टि से समझने का परिणाम यह हो सकता है कि उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को जीवन की समस्याओं के समाधान के उपयोग में लाया जा सके। सिद्धांत और प्रयोग ये दोनों वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग है, परंतु राजनीतिक व्यवहार को समझना और उसका विश्लेषण करना तार्किक दृष्टि से पहली आवश्यकता है, और केवल उसी के आधार पर उस ज्ञान को समाज की आवश्यक व्यावहारिक समस्याओं के प्रयोग में लाने के प्रयत्न किए जा सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि व्यवहारवादी सैद्धांतिक ज्ञान अर्जन ज्ञान की कसौटी उनके अनुसार केवल सैद्धांतिक व शुद्ध वैज्ञानिक है। ऐसे ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता है या नहीं, यह गौण बात है। इस तथ्य से उनका शोध कार्य अनुप्राणित नहीं रहता है। अंतिम जो लक्षण है वह है समग्रता या एकीकरण हम कह सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन। मानव व्यवहार को खंडित करके समझना वास्तव में उसको ढंग से नहीं समझना है। मानव व्यवहार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के शुद्ध विभाजन से परे है। यह समग्रता रखता है और इसलिए इसको राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार इत्यादि टुकड़ों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। उनका मानना है कि राजनीतिक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक मनुष्य से विच्छिन्न करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजनीतिक व्यवहार के यथार्थ को पहचान पाना संभव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ यदि राजनीतिक शास्त्रियों के व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच के संबंधों को ठीक से समझना है तो वह उसके सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष को भी, जिसके अध्ययन में उसकी प्रमुख रुचि है, ठीक से समझ सकेगा। अतः व्यवहारवादी ज्ञान के एकीकरण की बात करते हुए राजनीतिक व्यवहार को अलग करके नहीं, उसको अन्य संदर्भों में रखते हुए ही समझना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को छोड़कर राजनीतिक विश्लेषण का वैज्ञानिक और व्यवहारपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दृष्टिकोण से युक्त राजनीति विज्ञान को आधुनिक या व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान को देन की।
हम ये नहीं कह सकते कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को कुछ भी नहीं दिया। वास्तव में व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को न केवल नया दृष्टिकोण दिया बल्कि उसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विज्ञान बनाया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण देन रही है। इसे बिंदुकृत रूप में हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक शोध के लिए सैद्धांतिक संधार या ढांचे के विकास के लिए अनवरत प्रयत्नशीलता का सूत्रपात किया। दूसरा, सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं की यथार्थ के संदर्भ में परख के लिए राजनीतिक शोध को बराबर इस लक्ष्य की ओर बिंबित रखा। तीसरा, नवीन और परिष्कृत प्रविधियों और नए नए तकनीकी और यांत्रिक उपकरणों का राजनीतिक अध्ययनों में व्यापक प्रयोग करने की प्रवृत्ति का प्रचलन किया। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण व बिंब, जिसमें अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, प्राणीशास्त्र, मानवशास्त्र और सबसे अधिक समाजशास्त्र से सीख व समझ लेने को प्रोत्साहित किया। और अंत में एक पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास किया, जिससे राजनीतिक अध्ययनों का अंतःशास्त्रीय बिंब संभव हो सका। आधुनिक राजनीति शास्त्र का आधार वस्तुतः व्यवहारवाद ही बन गया। अतः व्यवहारवाद का इस बात पर न केवल प्रभाव ही है, वरन व्यवहारवाद ने इसको नए उद्देश्य और विशेषताएं भी प्रदान की है। अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद की सीमाओं की। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की सीमाओं की चर्चा हिंज, यूलाउ व मलफोर्ड सिबली के द्वारा की गई आलोचना से उभर कर आती है। तो इन सीमाओं को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जो दो सीमाएं हैं प्रमुखतः, पहली है मूल्य निरपेक्षता की सीमा, दूसरी है ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। तो पहले हम बात करेंगे मूल्य निरपेक्षता की सीमा की। तो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता की जिद करते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि राजनीतिक शोध में विषयों का चुनाव इनके अभाव में क्या तार्किक संगतता रखता है। वे क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है की बात करके अंधेरे में जाने लगते हैं। क्या है का पर्दाफाश करने के बाद क्या हो पर जाने को नकारने के कारण अपने आप में उलझ जाते हैं। क्या है का क्या औचित्य है, यह मूल्य निरपेक्षता से नहीं मिल पाता और यह सिबली के अनुसार सबसे बड़ी सीमा बन गया है, क्योंकि यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं मानव के व्यवहार का, तो पूर्णतः हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो सीमा है वह है ऐतिहासिकता के बंधनों की सीमा। राजनीतिक व्यवहार के दो संदर्भ होते हैं, एक तो वर्तमान का संदर्भ और दूसरा अतीत का संदर्भ। इन दोनों की संबद्ध सूत्रता सर्वमान्य और निर्विवाद है। वर्तमान का संदर्भ पर्यावरण शून्य से नहीं आता, जहाँ से वह आता है, जिससे वह अपना विशेष रंग प्राप्त करता है और अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है, उसको नज़रअंदाज करना कैसे यथार्थ की खोज हो सकती है। यह व्यवहारवाद की समझ से जानबूझकर परे रखने से यह इसकी दूसरी आधारभूत सीमा बन गई है। राजनीतिक यथार्थ को यथार्थ के संदर्भ में ही स्वीकारना होगा। व्यवहारवादी यहाँ चूक जाते हैं और राजनीतिक यथार्थ की धरातल पर रहने की बात करने वाले इसी धरातल से नाता तोड़ जाते हैं। व्यवहारवाद की सीमाओं से इसकी कमियों का संकेत मिलता है। सिबली ने तो इसकी सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसकी आलोचना की है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, तो उसमें हम सिबली के विचारों को लेंगे। स्टूडेंट्स, व्यवहारवाद के जो कट्टर आलोचक हैं वह परंपरागत राजनीति शास्त्री ही रहे हैं, किंतु व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने भी इसकी कमियों के सामने आने पर इसकी आलोचना करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लियो स्ट्रॉस, क्रिश्चियन बे, एरिक बोगनिल ने अनेक कमियों को स्पष्ट किया, किंतु सिबली ने अपने लेख द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म में अधिक व्यवस्थित ढंग से व्यवहारवाद की कमियों को दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला है, अनुसंधान व शोध के लिए विषय का चयन ही मूल्यों द्वारा निरूपित होता है, जो स्वयं यानी मूल्य
खोज या जांच पड़ताल से उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरा, शोधकर्ता के जीवन के अनुभवों और राजनीतिक जीवन के साध्यों संबंधी उसके मूल्यांकनों से ही वह संकल्पनाएं और मूल्य जुड़े होते हैं, जिनका इस निर्धारण में हाथ होता है कि किसका अध्ययन किया जाए और कैसे किया जाए। तीसरा, शोध व अध्ययन प्रारंभ करने के बाद ही व्यवहारवादी दृष्टिकोण से अपेक्षाओं की सुनिश्चित सीमाओं का ज्ञान हो पाता है। चौथा, व्यवहारवाद उन्मुखी अध्ययन शोधकर्ता को रोजमर्रा की राजनीति से विलग ही नहीं करते, वरन वह उसमें केवल उन विधियों से ही पुनः जुड़ सकता है जो वास्तव में व्यवहारवादी नहीं होती। अंतिम जो है वह है, अगर राजनीति शास्त्री का उद्देश्य नीति निर्धारण संबंध स्पष्टीकरण देना भी है, तो व्यवहारवादी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निमित्त है, इस स्पष्टीकरण में बहुत अधिक मर्यादित होकर नगण्य ही रह जाता है। सिबली की मान्यता है कि राजनीति को समझने के लिए कलाकार की विशिष्ट अंतर्दृष्टि का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अंगों के विश्लेषण के अतिरिक्त संपूर्ण के साथ अंगों के अंतर संबंधों को जानना। सिबली ये मानते हैं कि व्यवहारवाद का प्रयोग अनिवार्यतः मूल्य संबंधी नीतियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इसका समर्थन केवल व्यवहारवादी तकनीकों द्वारा ही संभव नहीं है। हम व्यवहारवाद की आलोचना को, जो सामान्य आलोचना, ये तो मैंने आपको सिबली की आलोचना बताई है, हम अन्य विचारकों की आलोचना को मिलाकर जो सामान्य बिंदु स्पष्ट होते हैं वह इस प्रकार है। राजनीतिक यथार्थ की अपनी विशेषताएं होती है, जिनमें समानताएं और नियमितताएं खोजना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। दूसरा, राजनीति की सार वस्तु को यानी उद्देश्य को व्यवहारवादी दृष्टिकोण से सत्यापित करना असंभव सा ही है। मूल्य निरपेक्षता, व्यवहारवादी अध्येता और अध्ययन वस्तु के संबंध में अपृथकनीय ही है। चौथा, राजनीति विज्ञान भौतिक विज्ञानों जैसी वैज्ञानिकता से परे ही रह सकता है। उन जैसा व्यवहारवादी चाहते हैं तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसका अध्ययन वस्तु संजीव या चंचल मानव है। यानी जीते जागते मानव का हम पूर्णतः व्यवहारवादी अध्ययन या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन नहीं कर सकते। राजनीति का ज्ञान की वर्तमान सीमाओं में समन्वयात्मक या समग्रवादी अनुभाविक सिद्धांत निर्माण दुस्साध्य ही लगता है। व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक पद्धति का राजनीतिक संदर्भ में परम प्रयोग संभव नहीं है। इसकी भी मर्यादाएं और सीमाएं हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी वैज्ञानिकता की जिद में कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं और राजनीतिक यथार्थ से नाता टूटने लगता है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि व्यवहारवाद का कोई भी महत्व नहीं है। व्यवहारवाद के महत्व को बताते हुए हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में अचानक छा जाना और फिर तुरंत ही इसके विरुद्ध असंतोष व आक्रोश का उभरना यह भ्रांति उत्पन्न कर सकता है कि यह आंदोलन कल्पना लोक की ही रहकर लुप्त हो गया। वास्तव में व्यवहारवादी की आलोचनाएं इस बात को लेकर ही हुई कि हर बात में यह अतिवादी होने की हठधर्मिता कर बैठा। इस बात से तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक भी इनकार नहीं करते कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के लिए एक ऐसा आंदोलन रहा है जिसने इस शास्त्र को उस समय प्राणवायु दी जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। सभी सामाजिक विज्ञानों में इसके प्रयोग की सराहना हुई है और यही बात राजनीति विज्ञान में इसके योगदान के बारे में भी लागू होती है। व्यवहारवाद की आलोचना हुई, इसके कई पक्षों का विरोध भी हुआ। इसमें संशोधन परिवर्तन किए गए और उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ, पर व्यवहारवाद का परित्याग नहीं किया गया। यह तथ्य इसके महत्व को सबसे प्रभाव पुष्टि है। यही कारण है कि 1950 के बाद राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का नाम तक दे दिया गया। इसकी राजनीति विज्ञान को विशिष्ट और अनोखी देन रही। इसकी चर्चा हम पहले करते आए हैं कि उसे यहाँ दोहराया नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद के द्वारा ही अंत्यशास्त्रीय दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को
दिया गया तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। धन्यवाद।